हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि मैं आज की कक्षा में आप लोगों के लिए जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें 38 क्वेश्चन आए हुए होंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। और ये जो टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हार्मोन्स की प्रकृति कैसी होती है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया हुआ है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विटामिन्स, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वसा। तो आप लोगों के लिए ये बताना है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं। तो चाहे हम लोग हार्मोन की बात करें, चाहे हम लोग एंजाइम की बात करें, चाहे हम लोग हार्मोन की बात करें, चाहे हम लोग एंजाइम की बात करें, तो ये दोनों ही प्रकृति में प्रोटीन होते हैं। ये जो हार्मोन है या फिर एंजाइम है ये प्रकृति में कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो पहले प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भारत, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चाइना, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो कि ये बताए कि इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों के लिए बता दें कि दक्षेस के लिए बोलते हैं सार्क, SAARC। सार्क की जो स्थापना है वो 1985 ईस्वी में की गई थी। इसमें वर्तमान में जो देशों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। 8वें नंबर का जो देश जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा है, अफगानिस्तान। और ये कब जुड़ा था, 2007 में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सार्क अर्थात दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो दक्षेस में वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं, ठीक है, मालदीव हो गया, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। ये सभी देश क्या हैं, दक्षेस के सदस्य हैं। लेकिन ये जो चाइना है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वायुमंडल का वह स्तर, वायुमंडल का वह स्तर जहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं क्या कहलाता है। ठीक है, आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है स्ट्रेप्टोस्फेयर, इसका मतलब होता है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है मेसोस्फेयर, इसका मतलब होता है मध्यमंडल, और चौथा ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है आयनोस्फेयर, इसका मतलब होता है आयन आयन मंडल। अब चारों ऑप्शन में से आपके लिए टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का मतलब होता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक की परत। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो वायुमंडल की परत है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्या होता है, इसमें होती मौसम संबंधी घटनाएं। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। स्ट्रेप्टोस्फेयर का मतलब होता है समताप मंडल। इसके नाम से ही स्पष्ट है, समताप मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर रहता है यहाँ पे क्या रहता है, समान रहता है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं और साथ में क्या है, जो ओजोन लेयर है वो भी कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का मतलब होता है मध्यमंडल। मध्यमंडल की विशेषता यह होती है कि ये क्या है, ये पांचों स्तर हैं वायुमंडल की, इन सभी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा
ठंडा होता है। साथ में ये जो उल्का पिंड है वो मध्यमंडल में आकर ही क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा सही। आयनोस्फीयर अर्थात आयन मंडल में ये जो रेडियो वेव्स हैं वो परावर्तित होकर कहाँ आती हैं, अर्थ पर वापस लौट आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से देश के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रूस, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कनाडा। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, रूस। मौलिक कर्तव्यों को हम लोगों ने कौन से देश से लिया है, रूस के संविधान से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कहना चाह रहा है कि भिलाई इस्पात कारखाना, ठीक है, स्टील का एक कारखाना है जिसका नाम है भिलाई इस्पात कारखाना। ये भारत के किस राज्य में स्थित है। यह प्रश्न यूपी टेट 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भिलाई इस्पात कारखाना है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एफ्टोपेडी में फिनोटाइप का मान कितना होता है। ये जो क्वेश्चन है वो आनुवंशिकी जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास में क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है, अर्थात एक संकरण कराया है। एक संकरण कराने का मतलब है हम केवल पौधे के कितने लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं, एक लक्षण का। अब उसमें क्या है कि हम F2 पीढ़ी में जा रहे हैं, F1 पीढ़ी से कहाँ जा रहे हैं, F2 पीढ़ी में जा रहे हैं। तब हमें बताना है कि फिनोटाइप का मान कितना आएगा, फिनोटाइप का मान कितना आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास में क्या है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है जिसके एलील क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी के हैं, F1 पीढ़ी के। ठीक है, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधे पर, तो उन्होंने क्या करा था, एक लिया था लंबा पौधा, दूसरा लिया था बौना पौधा। जब इनका क्या कराया, क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद में जो F1 पीढ़ी के पौधे मिले थे वो सारे के सारे कैसे थे, लंबे थे। सारे के सारे कैसे थे, लंबे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, कोई से दो पौधे उठा लिए, कोई से क्या करा, दो पौधे उठा लिए। अब इनका क्या करा दिया हमने, इनका क्या करा दिया, फिर से क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले इन्हें किसके रूप में तोड़ लेंगे, गैमेट्स के रूप में। तो गैमेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो एलील हैं इनके लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में हुआ तो कैपिटल टी पहला पौधा मिल गया। अब ये कैपिटल टी का क्रॉस किसके साथ में कराएंगे, स्मॉल टी के साथ में। अब ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ में होगा, कैपिटल टी के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर आगे स्मॉल टी का क्रॉस किसके साथ में करा देंगे, स्मॉल टी के साथ में। तो ये मान कितना आ जाएगा, स्मॉल टी। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमें ये बताना है कि फिनोटाइप का मान कितना होगा, फिनोटाइप का मान कितना होगा। फिनोटाइप का मतलब होता है कि बाहरी दृश्य, बाहर से हम पौधों के क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और निरीक्षण से हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो पौधे मिले हैं उनमें ऐसे पौधे कितने हैं जो लंबे हैं, बाकी ऐसे पौधे कितने हैं जो बौने हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिटल टी, ये कैसा पौधा मिलेगा, लंबा पौधा मिलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, लंबा पौधा होगा।
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा होगा, लंबा पौधा होगा। जबकि ये वाला जो पौधा है वो कैसा होगा, बौना पौधा होगा। इसका मतलब 3 पौधे कैसे मिल रहे हैं, लंबे मिल रहे हैं, बाकी एक पौधा कैसा मिल रहा है, बौना मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का जो मान होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो कितना हो जाएगा, 3:1। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस बादशाह को कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, 4 बादशाह आपके सामने मुगल बादशाह लिखे हुए हैं। इनमें से आपके लिए बताना है कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसके लिए कलंदर की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन ए है आपके सामने बाबर, ऑप्शन बी आपके सामने दिया हुआ है हुमायूं, ऑप्शन सी दिया हुआ है अकबर, ऑप्शन डी दिया हुआ है शाहजहां। तो ये जो बाबर होता है वो भारत और काबुल पर क्या होता है, विजय प्राप्त करता है। तो विजय प्राप्त करने के बाद में जो काबुल के निवासी हैं उनके लिए एक एक सिक्का प्रदान करता है चांदी का। इसी कारण इसके लिए क्या कहते हैं, कलंदर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बाबर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से अदिश राशि की पहचान कीजिए। भाई ऑप्शन के लिए एलिमिनेट कर लेंगे, इसके बाद में हम बता देंगे कि कौन सी राशि क्या है, अदिश राशि है। आवेग, आवेग क्या है, सदिश राशि होती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बल, बल भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, संवेग, मोमेंटम, ये भी क्या होती है, सदिश राशि। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वैद्युत धारा बच रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इन चारों में से जो अदिश राशि है वो कौन सी है, वैद्युत धारा। I बराबर Q/T। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर, या आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। और ये राशि कैसी है, अदिश राशि है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और महाधमनी से पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने हृदय के 4 प्रकोष्ठ दिए हुए हैं। इनमें से हमें ये बताना है कि ऐसा प्रकोष्ठ कौन सा है जिसके पास में क्या है, शुद्ध रक्त आता है। और वो शुद्ध रक्त का मतलब है कि ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त आता है। अब वो ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को क्या करता है, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फ्लो करवा देता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, बायां निलय। आपके लिए बता दे रहे हैं क्यों हो जाएगा। जैसे ये मान लिया हार्ट है, इसके क्या हैं, 4 चैम्बर हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर है उनके लिए बोला जाता है अलिंद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, बायां वाला अलिंद, ये क्या हो जाएगा, दायां वाला अलिंद। ठीक है, बायां अलिंद, दायां अलिंद। ठीक है, अलिंद के नीचे वाले जो प्रकोष्ठ होते हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, निलय। उनके लिए क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं। उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, निलय। इसके लिए क्या दे रहे हैं, ऐसा लिख दे रहे हैं। अलिंद के लिए ए से लिख दे रहे हैं, निलय के लिए एन से लिख दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बायां निलय, और ये क्या हो जाएगा, दायां निलय, दायां निलय, राइट वाला। ठीक है, अब होता क्या है कि इस साइड में क्या होता है, ये जो बायां अलिंद है यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजनकृत ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन वाला क्या आता है, रक्त आता है। ठीक है, अब ये अलिंसा आने के बाद में कहाँ जाता है, निलय में। अलिंसा आने के बाद कहाँ जाता है, बाएं वाले निलय में जाता है। अब बायां निलय की ये जो दीवारें हैं वो इस ब्लड के लिए क्या करती हैं, पंप करती हैं। तो पंप करने के बाद में ये वापस क्या होता है, यहाँ पे लगी हुई होती है महाधमनी। तो महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में और पूरे शरीर में भेजने का कार्य कौन करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बायां निलय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बायां निलय। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक द्रव अधातु है। ठीक है, अधातु का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ग्रहण करते हैं। अधातु को मतलब क्या है
या धातु का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। धातु का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्लोरीन तो क्या है, गैस अवस्था में पाई जाती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। आयोडीन क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। कि नाइट्रोजन क्या है, गैस है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई थी। ये जो रेड क्रॉस संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। ठीक है, रेड क्रॉस क्या है, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो युद्ध के समय क्या करती है, घायलों के उपचार में मदद करती है। इसकी जो स्थापना है वो 1863 ईस्वी में हेनरी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कब हुई है, 1863 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने करी है, हेनरी ड्यूनेंट ने। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है, 29 जून के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। ठीक है, 4 जनजातियां दी हुई हैं, इनमें से हमें ऑप्शन के लिए चूज करना है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में निवास करती है। ठीक है, इसके लिए क्या है, हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, नीग्रो, ये जो नीग्रो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। रेड इंडियन जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एस्किमो जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, ग्रीनलैंड में। कहाँ, ग्रीनलैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा में। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ए ऑप्शन बच रहा है। इसका मतलब यही उत्तर क्या हो जाएगा, सही। तो जो माओरी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में निवास करती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी पुस्तक शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। 4 पुस्तकों के नाम आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, इनमें से आपके लिए चूज करना है कि कौन सी पुस्तक शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके लिए भी ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे ऑप्शन नंबर डी की ओर चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इंडिया ए नेशन। तो ये जो इंडिया ए नेशन पुस्तक है वो किसने लिखी है, एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने लिखी है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। चलिए देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, इंदिरा गांधी ने। इंटरनल इंडिया पुस्तक इंदिरा गांधी ने लिखी है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट, हट गया। ठीक है, अब चल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है डिवाइन लाइफ और ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है लाइफ डिवाइन। ठीक है, दोनों के नाम क्या है, चेंज है। इसका मतलब इनके जो राइटर हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अभी जो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने लिखा हुआ है लाइफ डिवाइन, तो ये जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो लिखी है अरविंद घोष ने, अरविंद
घोष ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? अरविंद घोष ने लिखी है। इसका मतलब अब एक केवल ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो डिवाइन लाइफ पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, अब हम ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं। हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? गैर परंपरागत स्रोत होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत यहाँ पे है। ठीक है, परंपरागत का मतलब होता है जिनके लिए ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनके लिए हम बहुत पहले से उपयोग में ला रहे हैं। गैर परंपरागत का मतलब होता है जिनके लिए हम अभी हाल ही में क्या है, प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए एलिमिनेट करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा के लिए हम काफ़ी समय से प्रयोग में ला रहे हैं। प्राकृतिक गैस के लिए ऊर्जा के रूप में काफ़ी समय से प्रयोग में ले रहे हैं। कोयला के लिए ऊर्जा के रूप में काफ़ी समय से प्रयोग में ले रहे हैं। लेकिन ये जो परमाणु ऊर्जा है इसके लिए क्या है, जल्दी में ही हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा के रूप में प्रयोग में ले रहे हैं। इसका मतलब जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है कि इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट मौलिक अधिकार को लागू कर सकता है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपसे प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से हमें ये बताना है कि जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी क्या दे रखा है, अनुच्छेद 108। 108 किसके लिए है, धन विधेयक के सॉरी, ये जो अनुच्छेद 8 है इसमें क्या है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अनुच्छेद 226। यही इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 226 के तहत लागू कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है कि इनमें से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी है सीजेआई, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। महान्यायवादी एक ऐसा सदस्य होता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी, ठीक है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके पद का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 76 में किया गया है और आर्टिकल 88 में बताया गया है कि ये संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। 4 आंदोलन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है होम रूल लीग आंदोलन। 4 आंदोलन हैं, ठीक है। आपके लिए इनका क्या है, क्रम लगवाना चाह रहा है कि किस किस वर्ष में ये आयोजित हुए होंगे। इसी प्रकार से आपके लिए क्या है, इनके लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए करना। तो सबसे पहले यदि बात करें होम रूल लीग की, तो जो होम रूल लीग है वो स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने बेलगांव, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, होम रूल लीग की क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है। ऐसे ही यदि हम लोग बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1930 ईस्वी में, ठीक है। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में। और चौरा चौरी घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए वापस ले लिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो आंदोलन है वो दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी, 1942 ईस्वी में, ठीक है। अब इनके लिए क्या है, सही क्रम में रख दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन चौथा होम रूल लीग, ठीक है। चौथे से स्टार्टिंग कर रहे हैं, देखें कहाँ कहाँ है। तो एक तो चौथा क्या है, बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। और कहाँ पे है, डी वाले ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या हो गए, एलिमिनेट। आगे बढ़ते हैं, चौथे के बाद में क्या आएगा, होम रूल लीग कब हुआ, 1916 में। तो 1916 के बाद में क्या है, 1920। तो अब क्या आ जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो चौथे के बाद में पहला, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा एकदम क्या है, सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 के सामने आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कथक नर्तक, ठीक है, बिरजू महाराज का निधन हो गया है। आपके लिए ये बताना है कि ये कौन से घराने से संबंध रखते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लखनऊ घराना, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इटावा घराना, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बनारस घराना, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कैराना घराना। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, लखनऊ घराना। जो बिरजू महाराज हैं वो कौन से घराने से संबंध रखते हैं, लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं, ठीक है। 1938 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। साथ ही में 1986 ईस्वी में इनके लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1986 ईस्वी में इनके लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला है प्रयागराज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रायबरेली, चौथा ऑप्शन दे रखा है उन्नाव। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, प्रतापगढ़। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था। और प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में, आंवले की खेती के लिए। आंवले की खेती के लिए प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवले की खेती के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में 73वें और 74वें भारत के संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था, 1992-93 में। इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि जो संघ अर्थात केंद्र है उसके पास में राज्य से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने लिखा हुआ है कि मिलिंद फन हो क्या है। मिलिंद फन हो क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है जैन स्थल। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने दिया हुआ है जैन ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिया हुआ है राजा की उपाधि। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बौद्ध धर्म। ठीक है, मिलिंद फन हो क्या है, बौद्धों का एक क्या है, ग्रंथ है। बौद्धों का एक क्या है, ग्रंथ है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, चार आपके सामने क्या है, गवर्नर जनरलों की लिस्ट दी हुई है। उसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से किसने दास प्रथा को भारत में से समाप्त कर दिया है। तो भारत में से जो दास प्रथा का अंत किया था वो किसने किया था, लॉर्ड एलन बारो। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि निम्न में से भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली का मतलब होता है कि भारत के किस राज्य में या भारत के किस शहर में ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनके क्या हैं, संस्थान स्थापित हैं। ठीक है, कंपनियों के जो हेडक्वार्टर हैं वो अधिकतर कहाँ स्थापित हैं, आईटी कंपनियों के बेंगलोर में। इसका मतलब सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि बृहदीश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। इसका जो निर्माण है वो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने कराया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा कराई गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि औरंगजेब के हाथों किस सिख गुरु को शहादत का सामना करना पड़ा था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है गुरु गोविंद साहिब। तो होता क्या है कि जो औरंगजेब है वो भारत में क्या है, अपने धर्म का बढ़ावा करना चाहता था, अर्थात मुस्लिम धर्म का बढ़ावा करना चाहता था। तो एक बार क्या हुआ कि जो कश्मीर के व्यक्ति थे तो वो यह करना चाह रहा था कि जो कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो क्या है, मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार कर लें। तो मुस्लिम जो लोग थे कश्मीर के वो किसके पास में आते हैं, गुरु तेग बहादुर के पास में, जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे। जो कि सिख धर्म के कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे। उनके पास आए और उनने क्या करा, अपनी परेशानियों के लिए बताया। तो गुरु तेग बहादुर ने ये कहा कि आप लोग औरंगजेब से जाकर ये कह दो कि अगर औरंगजेब से आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार करवा लेते हो तो हम लोग भी क्या है, मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार कर लेंगे। अन्यथा अगर वो मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी क्या है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे।
तो वहाँ की जो लोग होते हैं वो जाते हैं औरंगजेब के पास में। अब औरंगजेब के पास में जब जाते हैं, ठीक है, तो औरंगजेब से ये बात कहते हैं। तो औरंगजेब कहता है कि ऐसी बात है तो चलो ठीक है। वो और क्या करता है कि जो गुरु तेग बहादुर हैं वो उनके लिए क्या करता है, अपने पास बुलाता है। अब जब तेग बहादुर गुरु हैं, ठीक है, वो जब उसके पास जाते हैं औरंगजेब के पास में, ठीक है, तो वो औरंगजेब उनसे यही कहता है कि आपके लिए क्या है, मुस्लिम धर्म स्वीकार करना है। तो वो मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जिसके बाद में गुरु तेग बहादुर के 2 शिष्यों की औरंगजेब क्या करवा देता है, हत्या करा देता है, जिससे गुरु तेग बहादुर डर जाएं और वो मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार कर लें। लेकिन गुरु तेग बहादुर डरने वाले नहीं थे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जब वो मुस्लिम धर्म के लिए स्वीकार नहीं करते हैं, तो जो औरंगजेब है वो गुरु तेग बहादुर को क्या है, सिर के लिए कलम करवा देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में, यूपी टेट 2022 में जूनियर लेवल में पूछा गया है कि वर्षा, भूभाग और मिट्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वर्षा या फिर मिट्टी की बात करें या फिर जो भूभाग है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 भागों में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध हिंडाल्को कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंडाल्को एक कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम का शोधन करती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के लिए स्पर्श करता है। ये चारों राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, ठीक है, दूसरा क्या है, झारखंड, तीसरा क्या है, छत्तीसगढ़, अगला क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के लिए स्पर्श करता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के लोकायुक्त कौन है। तो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश राज्य के लोकायुक्त हैं वो कौन हैं, संजय मिश्र। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ये जो बिशंबर दयाल हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे, प्रथम लोकायुक्त थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे, बिशंबर दयाल। जबकि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्र। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि हाल ही में देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है। हाल ही में देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केरला जो हाई कोर्ट है वो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। ठीक है, विमुद्रीकरण का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर
सरकार के लिए ऐसा लगने लगता है कि उसकी जो मुद्रा है वो क्या है, अवैध रूप से प्रयोग में लाई जा रही है, अर्थात क्या है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो जा रही है या काला धन इकट्ठा हो रहा है, तो उस समय सरकार क्या करती है कि जो नोटबंदी है उसके लिए प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो भारत में जो तीसरी बार विमुद्रीकरण अर्थात नोटबंदी हुई है वो कब हुई है, 8 नवंबर 2016 के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि भारतीय भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसके लिए बोलते हैं सेबी, इसके लिए क्या बोलते हैं, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसके लिए क्या बोलते हैं, सेबी। सेबी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बता सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या होता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1988 ईस्वी में। लेकिन वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ये कब अस्तित्व में आया, 1992 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अजय त्यागी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने लिखा हुआ है कि इनमें से किसे बंगबंधु की उपाधि प्राप्त है। या चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपके लिए बताना है कि किसे बंगबंधु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं। सी एफ एंड्रूज के लिए क्या कहा जाता है, दीनबंधु। सी एफ एंड्रूज के लिए क्या कहा जाता है, दीनबंधु। चितरंजन दास के लिए क्या कहा जाता है, देश बंधु, देश बंधु। बाकी जयप्रकाश नारायण के लिए क्या कहा जाता है, लोकनायक, लोक नायक। ठीक है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के लिए बंगबंधु भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस भारतीय को 2009 में, निम्न में से किस भारतीय को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है वी एस नायपॉल, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है एस सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दिया हुआ है वेंकट रमन रामकृष्ण। तो आपके लिए बताना है कि इनमें से वह कौन व्यक्ति हैं जिनके लिए साल 2009 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लें एस सुब्रमण्यम की, तो एस सुब्रमण्यम के लिए 1983 ईस्वी का नोबेल प्राइज भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। भौतिकी के अंतर्गत किसमें, खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोफिजिक्स में, खगोल शास्त्र में तारों का अध्ययन किया था इन्होंने। ठीक है, इसीलिए दिया था। बाकी अगर हम बात करें कैलाश सत्यार्थी की, तो 2014 में जो शांति का नोबेल प्राइज़ है, शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसके लिए दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी के लिए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। अगर हम बात करें बी एस नायपॉल की, तो 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बी एस नायपॉल के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अब केवल हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी।
वेंकट रमन रामकृष्ण, इनके लिए ही 2009 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। माही नदी, ये तो भारत में है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। ठीक है, ये कर्क रेखा के लिए 2 बार काटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? लिम्पोपो नदी। यही उत्तर क्या हो जाएगा? सही। लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। जबकि ये जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? लिम्पोपो नदी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने लिखा हुआ है कि हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये जो इंटरपोल है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो नवंबर 2021 में कौन नियुक्त किए गए हैं? नासिर अल रायसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 38 है आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किस देश की नौसेना के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? जापान। भारत और जापान ने जनवरी 2022 में बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए जापान सही जवाब। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने जीएस का एक महत्वपूर्ण टेस्ट लगाया है जिसके अंतर्गत 38 प्रश्नों को सॉल्व किया है। संभवतः ऐसे ही प्रश्न आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो पेपर है वो बिल्कुल यूपी पुलिस कांस्टेबल के पैटर्न पर आधारित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों को इसमें सॉल्व किया है। यदि आप 25 से लेकर 30 प्रश्न तक इस पेपर में सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोगों की जो स्थिति है वो सही दिशा में चल रही है। अगर आपका स्कोर कम रह रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या है धीरे धीरे प्रयास करते रहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये बता सकते हैं कि आप लोग इस पेपर में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। धन्यवाद।